अभी क्रिस बेसिक टर्म्स के बारे में अपने पास हो गया ना, बेसिक से लेक्चर हमने कंप्लीट करा है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपने पास दो कैटेगरी में था। इस तरह से जैसे मैंने बताया कि ये दो पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। सबसे पहला पार्ट क्या होता है, एक्सटर्नल जेनेटेलिया। सबसे पहला क्या है, एक्सटर्नल जेनेटेलिया, ठीक। दूसरा क्या था, इंटरनल जेनेटेलिया, इंटरनल जेनेटेलिया, इस तरह से। अब इसके बारे में हमने बात करी, एक्सटर्नल जेनेटेलिया में अपने पास कौन कौन से पोर्शन है। एक्सटर्नल जेनेटेलिया, एक्सटर्नल जेनेटेलिया वो जेनेटेलिया है जो हमें बाहर से आंखों से दिखाई दे रहा है, जिसका फिजिकल अपीयरेंस है, जो फिजिकली हमें विजुअलाइज है, यानी फिजिकली जो बाहर से दिख रहा है, वो वाले अंग हम कहेंगे एक्सटर्नल जेनेटेलिया में। जैसे पेनिस हमें बाहर से दिखाई देता है, अगर हम ह्यूमन बॉडी की मेल बॉडी की बात करें तो पेनिस बाहर से दिखाई देता है, ठीक। स्क्रोटम बाहर से दिखते हैं, तो ये पेनिस और स्क्रोटम क्या आ गया, एक्सटर्नल जेनेटेलिया में आ गया, क्योंकि ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर है। ये क्या होगा, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर, यानी कि ये एक्सटर्नल जेनेटेलिया में हम बात करेंगे जो पार्ट क्या होगा, आउट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है ना, आउट ऑफ या फिर आउटसाइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है ना। ऐसा पार्ट जो क्या होगा, आउटसाइड ऑफ, हाँ, आउटसाइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, जो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होगा, और इसको हम फिजिकली विजुअलाइज कर सकते हैं। फिजिकल अपीयरेंस इसका है, यानी कि हम बाहर से देख सकते हैं, फिजिकली अपीयरेंस इसका होगा, फिजिकल अपीयरेंस इसका होगा, ठीक है ना, ठीक। जो क्या होगा, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होगा और उसका फिजिकल अपीयरेंस। तो वो दो ही अंग ऐसे होते हैं मेल के अंदर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो दो अंग ऐसे हैं जो आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी के हैं और फिजिकली दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसका, टेस्टिस का, या फिर सबसे पहले पेनिस के बारे में बात कर लेते हैं, टेस्टिस तो बाद में है, यानी स्क्रोटम के अंदर। सबसे पहले इसमें क्या होगा, पेनिस, ठीक है। पेनिस दिखाई देता है ना, फिजिकली बाहर से दिखता है पेनिस। उसके बाद क्या है, उसके बाद होगा स्क्रोटम, स्क्रोटम, यानी स्क्रोटम भी क्या है, होता है, बाहर से दिखाई देता है। स्क्रोटम के अंदर क्या होगा, टेस्टिस होंगे, ठीक है। इसको टेस्टिकुलर पाउच भी कहते हैं। इस स्क्रोटम को क्या कह सकते हैं, टेस्टिकुलर पाउच, टेस्टिकुलर पाउच, इसको दूसरा नाम देते हैं टेस्टिकुलर पाउच, ठीक है। तो ये हमारे पास बाहर से देखने को मिलेगा, जो फिजिकल देखने का, जिसका फिजिकल अपीयरेंस है, वो एक्सटर्नल जेनेटेलिया। इंटरनल जेनेटेलिया में मैंने क्या बताया, इंटरनल जेनेटेलिया में जो इनसाइड एब्डोमिनल कैविटी होगा, जो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होगा, वो हमें दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि इंटरनल जेनेटेलिया क्या होगा, इनसाइड एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, जो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होगा, ठीक। क्या इसका फिजिकल अपीयरेंस होगा, इसका फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, यानी कि अगर मैं यहां पर बात करता हूं फिजिकल अपीयरेंस, तो इसका फिजिकल अपीयरेंस नहीं होगा, इसका फिजिकल अपीयरेंस नहीं होगा। इस तरह से मैंने क्रॉस कर दिया, यहां पर फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, इसका मतलब है ये अंदर है, ठीक है। ये बाहर से हमारी फिजिकली, अगर हम फिजिकल बॉडी को देखें ना, ह्यूमन बीइंग की या मेल की अगर फिजिकल बॉडी को देखें, तो ये हमें नहीं दिखाई देगा, वो इंटरनल जेनेटेलिया हो गया। अब इंटरनल जेनेटेलिया में भी दो यहां पर इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स आते हैं, जो सबसे पहले आता है एसेसरी, एसेसरी ग्लैंड, ठीक, और दूसरा होता है एसेसरी, एसेसरी डक्ट, ठीक है। एसेसरी ग्लैंड और एसेसरी डक्ट, ये भी दो ऑर्गन यहां पर ऐसे हैं जो इनसाइड होते हैं, यानी कि बाहर से हमें नहीं दिखाई देते। तो ये एक्सटर्नल वाले बाहर से दिखते हैं, फिजिकली देख सकते हैं हम अपनी आंखों से। इंटरनल वालों के लिए तो हमें कुछ है ना क्या कराना पड़ेगा, यहाँ पर हमें इंटरनल बाहर से फिजिकली देखने को नहीं मिलेगा, इसके लिए तो कोई मशीन वगैरह लगानी पड़ेगी, तभी हमें ये इंटरनल ऑर्गन दिखते हैं। आई बात समझ में, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, यानी कि अल्ट्रासाउंड वगैरह करना पड़ेगा, तभी ये चीजें हमें देखने को मिलेगा, है ना। तो वो चीज है, यानी कि जो बाहर से दिख रहा है वो एक्सटर्नल, जो नहीं दिख रहा है वो इंटरनल ऑर्गन है,
ठीक है ना। इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है। इसमें अगर मैं बात करता हूं इसकी, ये जो स्क्रोटम है इसको मैं क्या कह रहा हूं, टेस्टिकुलर पाउच। इसका मतलब ये टेस्टिस को होल्ड करके रखता है, ठीक है, ये टेस्टिस को होल्ड करके रखता है, टेस्टिकुलर पाउच इसे कह रहे हैं। और जो यहां पर इसके अंदर टेस्टिस होगा, जो यहां पर टेस्टिस होगा इसके अंदर, स्क्रोटम के अंदर जो टेस्टिस होगा, उस टेस्टिस को पता क्या कहा जाता है, वो टेस्टिस रिस्पॉन्सिबल होता है मेल गैमेट बनाने के लिए। यानी कि अगर हम बोलेंगे यहां पर ह्यूमन के बारे में, ह्यूमन का अगर मेल गैमेट बन रहा है, मेल गैमेट का नाम क्या है ह्यूमन का, स्पर्म, तो वो स्पर्म कहां बनेगा, वो टेस्टिस के अंदर बनेगा। तो ये सबसे मेन ऑर्गन है इस वजह से, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, मेल गैमेट बनाने के लिए। यानी कि जब मेल गैमेट बनेगा तभी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जब तक मेल गैमेट नहीं बनेगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन। इस वजह से इसको पता क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या कहते हैं इसको, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या कहते हैं इसको, टेस्टिस को क्या कहते हैं भाई, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये गैमेट बना रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यूनिट बना रहा है, और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यूनिट होती है गैमेट। इसलिए ये गैमेट फॉर्मेशन कर रहा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ये गैमेट फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, ये गैमेट फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस वजह से हमने इसको क्या बोल दिया कि भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, इस वजह से क्या है, टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इतनी बात समझ में, टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। स्क्रोटम के अंदर जो टेस्टिस होगा वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो जाएगा। बाकी सारे के सारे इस गैमेट को कैरी करने वाले, इस गैमेट को कैरी करने वाले सारे के सारे क्या होंगे, या फिर गैमेट की हेल्प करने वाले सारे के सारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हो गए। जैसे मैं बोलता हूं इस पेनिस से गैमेट निकलता है, ठीक, तो ये पेनिस भी क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हो गया। ये एसेसरी ग्लैंड या फिर एसेसरी डक्ट जो है, ये सारे के सारे अपने पास क्या हो जाते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ये क्या हो जाते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो ये एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी डक्ट क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ये पेनिस भी क्या हो गया यहां पर, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। यानी कि अपने पास मेल के पास जो है केवल एक ही प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, जो कि है टेस्टिस। ऐसे फीमेल के पास भी क्या होगा, एक ही प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा, जिसका नाम होगा ओवरी। यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उसको कहते हैं जो गैमेट्स बनाता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यूनिट को बनाता है। आई बात समझ में। अगर मैं यहां पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात तुम्हें याद दिला रहा हूं कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की क्या होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन विच रिस्पॉन्सिबल फॉर गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है ना, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैमेट फॉर्मेशन, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैमेट फॉर्मेशन। जो किसको बनाने के लिए जरूरी होता है, गैमेट बनाने के लिए जरूरी होता है, उसी को क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन अपने पास क्या है, जो गैमेट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि ये गैमेट अगर मान लीजिए मेल गैमेट है, ठीक, मेल गैमेट, और अगर मैं बात करूं वही फीमेल गैमेट की, ठीक, मेल गैमेट को कौन बनाता है, मेल गैमेट का नाम है स्पर्म, ठीक, और फीमेल गैमेट का नाम क्या है, ओवम। अब यहां पर स्पर्म कौन बना रहा है, वो स्पर्म बनाता है टेस्टिस। कौन बना रहा है स्पर्म, टेस्टिस स्पर्म बना रहा है। और ओवम कौन बना रहा है, ओवम बोल दो, एग बोल दो, वो कौन बना रहा है, ओवरी, ठीक है, वो कौन बना रहा है भाई, ओवरी। तो अगर मैं बात करूं मेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा वो टेस्टिस होगा, मेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा वो टेस्टिस होगा, और फीमेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा वो क्या होगा, ओवरी होगा, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो गैमेट बना रहे हैं, ठीक, और गैमेट क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यूनिट होता है। ये गैमेट क्या है, यहां पर अगर मैं इस गैमेट के बारे में बात करूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज, ये क्या है, ये क्या है, यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर मैं बात करता हूं आगे कि ये जो गैमेट होंगे, गैमेट क्या होते हैं, यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है,
ठीक है, या फिर यहीं पर स्टार पॉइंट में लिख रहा हूं यहां पर, यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गैमेट क्या है? यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। गैमेट आर द यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो गैमेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं उन ऑर्गन को क्या कहते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। जो गैमेट बनाते हैं उन ऑर्गन को क्या कहते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और जो गैमेट को ट्रांसफर करते हैं उनको क्या कहते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन समझ में आया, अगर मैं यहीं पर बात करता हूं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, अगर मैं यहां पर बात करता हूं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होगा भाई अपने पास? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वो होता है जो गैमेट को हेल्प कर रहा है ना, जो गैमेट को बनाने में हेल्प कर रहा है, या फिर जो गैमेट को ट्रांसफर करने में हेल्प कर रहा है, या फिर जो गैमेट को कैरी कर रहा है, वो अपने पास क्या होगा? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होगा, ठीक है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? विच कैरी गैमेट, जो गैमेट्स को कैरी करते हैं, ठीक, या फिर हेल्प टू कैरी गैमेट्स, है ना, जो हेल्प करते हैं गैमेट्स को कैरी करने में, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। और वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मैंने यहां पर बताया कि भाई कौन कौन गैमेट्स को कैरी करेगा। ये एसेसरी डक्ट गैमेट्स को कैरी करेंगे, ये एसेसरी ग्लैंड गैमेट्स को कैरी करने में हेल्प करेंगे, ठीक है, क्योंकि एसेसरी ग्लैंड्स क्या काम करती हैं? उसको न्यूट्रिशन और लिक्विड प्रोवाइड करती है। किसको? गैमेट्स को, स्पर्म को अगर बात करें, ठीक है ना। तो यहां पर अगर बात करें कि भाई यहां पर जो है अपने पास सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन से हो जाएंगे? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हो जाएंगे अपने पास, सबसे पहला एसेसरी डक्ट जो ले जाने का काम कर रही है, दूसरा एसेसरी ग्लैंड, ठीक, और तीसरा यहां पर हो जाएगा पेनिस। तीसरा क्या हो जाएगा यहां पर? पेनिस। ये तीन ऐसे हैं जो गैमेट्स को कैरी करने में हेल्प कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। और जो गैमेट्स को बनाने का काम करते हैं उसको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। इस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का दूसरा नाम भी है, इस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं नेसेसरी सेक्स ऑर्गन। जबकि जैसे मैंने यहां पर आगे बात करी, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को एसेसरी यूज कर रखा है यहां पर, इस तरह से एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड। ऐसे जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, उस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का यहां पर दूसरा नाम भी है, वो भी लिख देना, इसको बोलते हैं नेसेसरी, ठीक है ना, नेसेसरी सेक्स ऑर्गन। नेसेसरी सेक्स ऑर्गन भी इसको कहते हैं। नेसेसरी इनका मतलब जिसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक, क्योंकि नेसेसरी सेक्स ऑर्गन क्या करेंगे? सेक्स ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यूनिट का फॉर्मेशन करेंगे ना, यानी स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन करेंगे। यानी कि अगर स्पर्म और ओवम बन रहे तभी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, आई बात समझ में? यानी स्पर्म और ओवम बन रहे तभी क्या हो पाएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाएगा। तो ये यूनिट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और इन यूनिट को बनाना जो बनाते हैं उसको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं, या फिर नेसेसरी। नेसेसरी मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बिना कुछ है ही नहीं, मतलब इसके बिना हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। तो ये चीज अपने पास है। फिर हम बात कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो उस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम यहां पर डायग्राम के तौर पे देख रहे हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कुछ चीजें जो है हमने जब यहां पर बनाई, या फिर इसके बारे में हमने ये जो पढ़ा कि भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपने पास एक्सटर्नल जेनेटिलिया, इंटरनल जेनेटिलिया होता है। इस एक्सटर्नल जेनेटिलिया को भी मैं बनाऊंगा यहां पर, इंटरनल जेनेटिलिया को भी मैं यहां पर बनाऊंगा। तो इस तरह से इसको ध्यान रखना कि ये अपने पास जो है, अगर मैं इसको यहां पर डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, इसका डायग्राम अगर मैं यहां पर बना रहा हूं इस तरह से, मान लीजिए, ठीक है, टेस्टिस से शुरुआत करते हैं, ये टेस्टिस है, और टेस्टिस को होल्ड करने वाला जो बाहर से ये टेस्टिस को जो पकड़े रहता है, इसको कहते हैं एपिडिडाइडेमिस। फिर एपिडिडाइडेमिस से एक ट्यूब जाती है, ऐसे करके, ठीक है। ये बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का। इस ट्यूब को बिल्कुल ऐसे घुमा दो,
ठीक है। ये अब इसके बाहर बनाता हूं मैं, ये टेस्टिस को टेस्टिकुलर पाउच ने होल्ड किया होगा, तो इस तरह से इसका टेस्टिकुलर पाउच ये, ठीक है, जिसको स्क्रोटम बोलते हैं। और फिर यहां पर ये आगे पेनिस, ठीक। इस पेनिस के ऊपर क्या होता है, 4 स्किन होती है इस तरह से। जो पेनिस को कवर किए रहती है वो होती है 4 स्किन, ठीक है, बाहर से, ताकि इस पे कोई इंफेक्शन ना हो, ठीक है। और ये दोनों चीजें, पेनिस और ये स्क्रोटम, ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होता है। उसके बाद ये सारे के सारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है। ये पूरा का पूरा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर हो जाएगा। इस तरह से एब्डोमिनल कैविटी होती है, ठीक। यहां पर ये पूरा का पूरा एब्डोमिनल कैविटी है। अच्छा, ये दो चीजें एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होंगी, पेनिस और ये स्क्रोटम, ठीक है। ये पूरा का पूरा फिर इसके अंदर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर क्या क्या होगा, यहां पर ये तो पूरा वास डिफरेंस है, और वास डिफरेंस को जो यहां पर वास डिफरेंस के साथ अटैच होती है सबसे मेन ग्लैंड, जिसका नाम है सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड, सेमाइनल वेसाइकल, ठीक है। क्या है इसका नाम, सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड। सबसे मेन एसेसरी ग्लैंड में है सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड। इसी के नाम पे जो आगे फ्लूइड इजैकुलेट होता है ना, सीमन, इसी के नाम पे सीमन पड़ा गया, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है सीमन में। 90 से 95% इसी का कंट्रीब्यूशन होता है सेमाइनल वेसाइकल का। इस वजह से जो फ्लूइड इजैकुलेट होता है उसका नाम सीमन पड़ता है। अब अगर बात करते हैं इसी के आगे, इस तरह से यहां पर क्या होता है, इस तरह से यहां पर यूरिनरी ब्लैडर होता है इस तरह से। पर इस यूरिनरी ब्लैडर का रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई काम नहीं है। इसको मैं अलग से यहां पर लिख देता हूं, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक। ये यूरिनरी ब्लैडर है। अच्छा, अब एक बात ध्यान रखना, ये जो सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड है और ये वॉस डिफरेंस, ये जो यहां से ऊपर जा रहा है, ये है वॉस डिफरेंस। ये जो है वॉस डिफरेंस है, वॉस डिफरेंस, इस ट्यूब का नाम है वॉस डिफरेंस, ठीक। अब ये वॉस डिफरेंस यहां पर पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा यहां से लेकर वॉस डिफरेंस लग गया ये पूरा, ठीक है। तो ये पूरा वॉस डिफरेंस हो गया यहां तक, यहां तक। और यहां पर जो है वॉस डिफरेंस के अंदर जो सेमाइनल वेसाइकल जहां पर ओपन हो रही है, क्योंकि सेमाइनल वेसाइकल अपना सिक्रीशन यहां देगी वॉस डिफरेंस के अंदर, तो जहां पर वॉस डिफरेंस के अंदर सेमाइनल वेसाइकल ओपन हो रही है, उस जगह को यहां पर कहा जाता है, उस जगह को कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट। यानी कि इजैकुलेटरी डक्ट वो कॉमन पाथ है, वो कॉमन पाथ है वॉस डिफरेंस का और सेमाइनल वेसाइकल जहां पर क्या हो रही है, वॉस डिफरेंस के अंदर ओपन हो रही है। तो वो इसका भी पाथ है, जहां पर ये खुल रही है सेमाइनल वेसाइकल खुल रही है, और वहीं से आगे फिर क्या आ रहा है, वॉस डिफरेंस। यानी वॉस डिफरेंस के अंदर जहां पर सेमाइनल वेसाइकल ओपन हो रही है, जहां पर सेमाइनल वेसाइकल अपना सिक्रीशन दे रही है वॉस डिफरेंस में, तो उस जगह को हम क्या कह रहे हैं, इजैकुलेटरी डक्ट कह रहे हैं। अब यहां पर अगर मैं बात करता हूं,
ये आगे इस तरह से, फिर अपने पास क्या है, ये पूरा वास डिफरेंस। फिर ये अपने पास क्या है, यूरियोजेनाइट, ये अगर मैं बात करूं, ये यूरिनरी ब्लैडर है। अब यूरिनरी ब्लैडर भी ओपन होता है किसके अंदर, वास डिफरेंस के अंदर। जिस हिस्से में ये ओपन हो रहा है, जिस हिस्से में ये ओपन हो रहा है, उस हिस्से को क्या कहा जाता है, उस हिस्से को मैं यहां पर ऊपर लिख लेता हूं, उस हिस्से को कहते हैं बेटा कौन, क्या कहते हैं, यूरियोजेनाइटल, यूरियोजेनाइटल एरिया। इस हिस्से को कह लिया यूरियोजेनाइटल एरिया। यूरियोजेनाइटल एरिया कौन सा हिस्सा है, जहां पर क्या ओपन हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर वास डिफरेंस में, ठीक है ना। यानी कि ये कौन सा हिस्सा है, जहां पर यूरिनरी ब्लैडर ओपन हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर का मतलब होता है बेटा थैला, यूरिनरी मतलब यूरिन, है ना, यूरिन का थैला, यानी कि हम इसको क्या बोल सकते हैं, यानी कि पेशाब का थैला है ये। और ये पेशाब जहां पर इस तरह से ओपन होगा, जहां पर पेशाब ओपन होगा वास डिफरेंस के अंदर, तो उसको हम कहते हैं क्या, यूरियोजेनाइटल एरिया। इसका मतलब है यूरिनरी ब्लैडर, जहां पर क्या हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर क्या हो रहा है, जहां पर यूरिनरी ब्लैडर, जहां पर क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है, ओपन इन वास डिफरेंस, उस वाली जगह को हम कह रहे हैं, ठीक है ना। वास डिफरेंस के अंदर जहां पर यूरिनरी ब्लैडर ओपन हो रहा है, उस जगह को हम क्या कह रहे हैं, ठीक। अब ऐसा नहीं कि भाई यहां पर ये 24 घंटा ओपन रहेगा, ऐसा नहीं है 24 घंटा ओपन रहेगा, ये यूरिन भी यहां पर थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि अपने आप ही यूरिन बन रहा है और अपने आप ही नीचे आ रहा है, ऐसा नहीं होता। इस यूरिन को यहां पर रोके रखता है स्पिंचर, जिसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर स्पिंचर, ठीक है ना। यहां पर यूरिन को होल्ड करे हुए रखता है स्पिंचर, स्पिंचर। यानी कि ऐसा नहीं है कि पेशाब अपने आप ही नीचे आ गए, ये पेशाब अपने आप नीचे कब आएगी, जब थोड़ा सा क्या लगेगा, इसमें फोर्स लगेगा, पुश लगेगा, ठीक है। मान लीजिए इसके अंदर क्या है, यूरिन है, मान लीजिए इसके अंदर क्या है, इसके अंदर इस तरह से यूरिन है। अब यूरिन अपने आप ही नीचे नहीं आएगा, इस पे अगर फोर्स लगाएंगे हम, तो ये स्पिंचर इस तरह से ओपन होता है, इस स्पिंचर से फिर क्या आता है, यूरिन यहां आता है, कहां पर, यूरियोजेनाइटल एरिया में, और फिर उस तरह से आगे, फिर इस तरह से वो, ठीक है, आगे आ जाता है यूरेथ्रा के थ्रू। अब एक बात यहां सुनना, मैं बात कर रहा हूं, ये क्या है, यूरिनरी स्पिंचर, इसका नाम है यूरिनरी स्पिंचर, मैं इसको पीले रंग से लिख रहा हूं यहां पर, इसका नाम है यूरिनरी स्पिंचर, ठीक है, इसका नाम क्या होगा, यहां पर यूरिनरी स्पिंचर होगा। अच्छा, ये यूरिनरी स्पिंचर हो गया, जो यूरिन वाले थैले को खोलेगा, जब पुश करेंगे तभी यूरिन नीचे निकलेगा, ठीक। लेकिन अगर मैं बात करूं यूरियोजेनाइटल एरिया, तो वो एरिया है जहां यूरिनरी ब्लैडर ओपन हो रहा है वास डिफरेंस के अंदर। लेकिन ये इजैकुलेटरी डक्ट कौन सा एरिया हो जाएगा, ये इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो वाला एरिया हो जाएगा जहां पर सेमिनल वेसिकल ओपन हो रही है वास डिफरेंस के अंदर, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, यूरियोजेनाइटल, ये इजैकुलेटरी डक्ट क्या हो जाएगा, जहां पर क्या हो रही है, सेमिनल वेसिकल, है ना, वेसिकल ओपन हो रही है, किसमें, इन वास डिफरेंस, वो वाला हिस्सा वास डिफरेंस का जहां पर सेमिनल वेसिकल अपना सिक्रीशन दे रही है वास डिफरेंस के अंदर, ठीक है ना। अब एक बात और याद रखना, अब जैसे मान लीजिए यहां तक तो इसको वास डिफरेंस हमने यूज करा, यहां तक इसको क्या करा, वास डिफरेंस यूज करा, ध्यान सुनना, यहां तक इसको क्या यूज करा, वास डिफरेंस। लेकिन उसके बाद जैसे इसमें यूरिन आ गया ना, यूरिन, तब इसका नाम वास डिफरेंस नहीं होते हुए क्या हो जाएगा, यूरेथ्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका नाम, यूरेथ्रा। ये पूरा यूरेथ्रा है, ये पूरा पूरा, यानी यूरियोजेनाइटल के आगे वाला एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, यूरेथ्रा, और यूरियोजेनाइटल के पीछे वाला एरिया तक हमारे पास क्या है, वास डिफरेंस। इस बात को याद रखना, यूरियोजेनाइटल एरिया जो है अपने पास, इसके बैक साइड वाला जो हिस्सा है, ये पूरा का पूरा बैक साइड वाला हिस्सा, ये वास डिफरेंस है। लेकिन यूरियोजेनाइटल के आगे वाला हिस्सा फिर क्या हो जाता है, यूरेथ्रा हो जाता है। अब ये यूरेथ्रा को मैं यहां पर थोड़ा सा समझा रहा हूं, इस रेड पेन मैंने यहां पर ले लिया, ये वाला हिस्सा देखो, मैं अगर यहां पर ये कट यहां पर लगा रहा हूं, इस कट को देखना, ये वाला कट, ठीक है ना, ये वाला कट, ये वाला कट क्या होगा, ये वाला कट मैं किसके लिए लगा रहा हूं, ये अंदर के लिए लगा रहा हूं, ये वाला कट अंदर के लिए।
इसके अंदर जितना भी सब्सटेंस या फिर जितना भी पार्ट इसके अंदर है, ठीक है ना, इसके अंदर जितना भी पार्ट है वो सारा के सारा क्या किसके अंदर आ जाएगा, इनसाइड एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। ये इसके अंदर जितना भी हिस्सा होगा ये इनसाइड एब्डोमिनल कैविटी होगा। तो ये वाला हिस्सा क्या होगा, इनसाइड एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। या फिर इस इनसाइड को मैं थोड़ा सा यहां पर इस तरह से लिख लेता हूं, इनसाइड, ठीक है। ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, इनसाइड एब्डोमेन, एब्डोमेन। ये वाला हिस्सा एब्डोमेन के अंदर हो जाएगा और ये वाला हिस्सा एब्डोमेन के बाहर होगा, ठीक है ना। ये वाला बाहर वाला हिस्सा क्या है, एब्डोमेन के बाहर, और अंदर वाला क्या होगा, एब्डोमेन के अंदर, ठीक है। अब ये एब्डोमेन के अंदर की अगर मैं बात कर रहा हूं, ध्यान सुनना, एब्डोमेन के अंदर की मैं बात कर रहा हूं, ये एब्डोमेन के अंदर वाला हिस्सा है। एब्डोमेन के अंदर वाले हिस्से की बात कर रहा हूं कि भाई यहां पर तो यूरियोजेनेटल एरिया हो गया, यूरियोजेनेटल के एरिया के बैक साइड वाला पूरा का पूरा ये वास्ट डिफरेंस है, लेकिन यूरियोजेनेटल के आगे वाला जो हिस्सा होगा वो यूरेथ्रा होगा। अब यूरेथ्रा दो जगह है, एक तो क्या है, ये पूरा का पूरा यूरेथ्रा है ना। अगर मैं यहां पर बोलूं, ध्यान सुनना, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा यहां से यहां यूरेथ्रा है, लेकिन कुछ यूरेथ्रा का हिस्सा क्या आ गया, अंदर आ गया, ठीक, और कुछ यूरेथ्रा का हिस्सा बाहर आ गया, यानी कुछ एब्डोमिनल कैविटी के अंदर और कुछ एब्डोमिनल कैविटी के बाहर। जो यूरेथ्रा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है उसको हम कहते हैं, उस वाले हिस्से को कहते हैं एब्डोमिनल यूरेथ्रा। इसको क्या नाम देते हैं, एब्डोमिनल यूरेथ्रा, एब्डोमिनल यूरेथ्रा, ठीक है। इसको एब्डोमिनल यूरेथ्रा नाम दे दिया। अब जो एब्डोमिनल यूरेथ्रा से बाहर है, जो पेनिस के अंदर यूरेथ्रा है, उसको हम नाम देंगे पेनाइनल यूरेथ्रा, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा का पूरा तो क्या है, पेनिस है, ये पूरा का पूरा तो क्या है, पेनिस है, ठीक, ये पूरा का पूरा पेनिस है। और पेनिस के अंदर जो यूरेथ्रा है, उस यूरेथ्रा को हमने क्या कह लिया, पेनाइनल यूरेथ्रा। इसको क्या कह दिया, पेनाइनल यूरेथ्रा, ठीक है। या कुछ तो अपने पास अंदर है, ठीक, उसको कह दिया हमने क्या, एब्डोमिनल यूरेथ्रा, और जो उसके बाहर है पेनिस के अंदर उसको कह दिया पेनाइनल यूरेथ्रा। अब यहां पर और क्या चीजें हैं, ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर स्क्रोटम भी है, इसको कहेंगे स्क्रोटम, ठीक है। टेस्टिकुलर पाउच है ये वाला स्क्रोटम, और इसी स्क्रोटम को क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर पाउच, क्योंकि इसके अंदर टेस्टिस होता है, टेस्टिकुलर पाउच इसे कहते हैं, जिसके अंदर टेस्टिस होता है, ठीक। ये टेस्टिस है, ये व्हाइट वाला टेस्टिस है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर नेसेसरी ऑर्गन, ठीक है, टेस्टिस। उसके बाद जो ये इस तरह से जिगजैग जिगजैग मैंने बना रखा है, ये होता है एपिडी डाइडिमिस, ये एपिडिडाइडिमिस है, ठीक। और एपिडिडाइडिमिस से फिर जो स्पर्म को कैरी करता है वो पूरा का पूरा क्या है, वास डिफरेंस, ठीक। तो ये इस तरह से वास डिफरेंस हो गया। वास डिफरेंस के सबसे पहले जो रास्ते में आया, जो ओपन हुआ, वो सेमाइनल वेसिकल है, ठीक। ये सेमाइनल वेसिकल किसमें होती है, पेयर ग्लैंड है, ये पेयर में प्रेजेंट होती है सेमाइनल वेसिकल, ठीक है। अब यहां पर दूसरी जो ग्लैंड होगी, एक्सेसरी ग्लैंड होती हैं ये। अब यहां पर अगर मैं दूसरी ग्लैंड के बारे में बात करता हूं, उसको दूसरे कलर से बना देते हैं दूसरी ग्लैंड को, ठीक। इसी में यहां पर क्या होता है, इस तरह से, ये जो मैंने ग्रीन कलर की ग्लैंड बना दी, इस ग्लैंड का नाम होगा क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या होगा इसका नाम, प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है, सिंगल होगी, ये पेयर में नहीं होगी, जोड़े में नहीं होगी, ठीक है ना, ये सिंगल होगी। अच्छा, मैंने जैसे यहां पर बात करी कि सेमाइनल वेसिकल क्या है, पेयर में, पेयर में तुम्हें यहां पर एक ही दिखाई दे रही है ना, तो इसके बैक साइड जस्ट पेयर में होती है। ये सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड पेयर में है,
पेयर में मैं किस तरह से बोल रहा हूं कि एक के पीछे एक है, जैसे ये एक हाथ है ना, तो ये पहला वाला और इसके बैक साइड ये दूसरा, तो इसके पीछे तुम्हें ना ये नहीं दिखाई दे रहा, बैक साइड में भी एक होती है सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड, क्योंकि ये पेयर ग्लैंड है, ठीक है। ये पूछा जाता है कि कौन से पेयर है कौन से अनपेयर ग्लैंड है, ठीक है ना। तो सेमाइनल वेसिकल पेयर होती है, मतलब ये जस्ट एक से पीछे एक है। जैसे हम लाइन पे खड़े नहीं होते ना स्कूल में, पहले एक बच्चा फिर दूसरा रो में होता है ना खड़े, तो एक के पीछे एक, फिर हमें एक ही लाइन दिखाई देती है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है, एक के पीछे एक है, इसका मतलब है कि ये इसके पीछे क्या होगा, दूसरा। इस तरह से मैं इसको ऐसे दिखा देता हूं, तो इसमें हमें लग जाएगा कि ये जोड़ा है, ठीक है ना, ये पेयर में है। लेकिन ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है, सिंगल ग्लैंड होती है, ये अनपेयर्ड है। सिंगल लिख दो या फिर अनपेयर्ड लिख दो, सिंगल लिख दो या फिर अनपेयर्ड लिख दो। इनका काम क्या है वो मैं बताऊंगा, काफी इंपॉर्टेंट काम है इनका, ठीक है। अब उसके बाद एक और ग्लैंड होती है, ठीक है, एक लास्ट ग्लैंड होती है, उसको मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूं। लो मान लीजिए मैं इसको इस कलर से दिखा देता हूं, यहां पर इस कलर से, है ना। अभी मैं बात कर रहा हूं कि एक और ग्लैंड है और वो इस तरह से, इस तरह से, वो पूरा इस तरह से होता है, इस तरह से, ठीक है। ये वाला ग्लैंड, ये जो ग्लैंड यहां पर मैं बना रहा हूं अलग, ठीक। इस ग्लैंड का नाम होता है, इस ग्लैंड का नाम होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और ये भी क्या होती है, पेयर में होती है। तो इसके पीछे भी मैं इस तरह से डॉटेड डॉटेड बना देता हूं, क्योंकि ये भी पेयर ग्लैंड होती है। इसको कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या कहते हैं इसको, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक। और ये भी क्या है, पेयर में है। ये भी क्या होती है भाई, पेयर ग्लैंड है, ठीक। इस वजह से मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो ये तीन टाइप की यहां पर ग्लैंड होती हैं। सबसे पहली ग्लैंड फर्स्ट ग्लैंड ये है, ये वाला सेकंड ग्लैंड है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये वाली थर्ड, ठीक। यहां पर क्या होती है, 3 एसेसरी ग्लैंड होती है, 3 एसेसरी, ठीक है, एसेसरी, 3 एसेसरी ग्लैंड, ठीक है। तो ये 3 एसेसरी ग्लैंड क्या है, इंटरनल जेनेटेलिया में, जिसमें से ये दो, पहली और तीसरी वाली तो क्या है, पेयर में है। लेकिन ये प्रोस्टेट, ठीक है, ये प्रोस्टेट अपने आप में अनपेयर्ड ग्लैंड है, सिंगल ग्लैंड है, इस तरह से याद रखना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये स्पर्म को न्यूट्रिशन भी देती है और सिक्रीशन भी अपना देती है, और फ्लूइड नेचर ये स्पर्म का बनाता है। अगर मैं बात कर रहा हूं यहां टेस्टिस से स्पर्म निकल रहा है ना, तो वो स्पर्म ये वॉस डिफरेंस से या फिर एपिडिडाइडिमिस में कलेक्ट होता है, फिर एपिडिडाइडिमिस से कहां जाता है, वॉस डिफरेंस में जब तक स्पर्म जाता है यहां यानी सेमेनल ग्लैंड से पहले, यानी कि बोले तो इजैकुलेटरी डक्ट से पहले तक जो वॉस डिफरेंस है, वहां तक अगर हम स्पर्म का नेचर देखें तो वो वैक्सी सॉलिड कलर का होता है, मतलब वैक्सी सॉलिड नेचर का होता है। वैक्सी सॉलिड मतलब जैसे मोम नहीं होता, मोम है ना, वैक्स सॉलिड, तो वैसा वैक्सी सॉलिड होता है स्पर्म। लेकिन जब तुम्हें बाहर इजैकुलेशन दिखता है ना स्पर्म का, तो वो वैक्सी सॉलिड ना होते हुए क्या दिखता है, फ्लूइड होता है, ठीक है। तो वो फ्लूइड कौन प्रोवाइड करता है, ये तीनों ग्लैंड उसको फ्लूइडी नेचर बना देते हैं, ताकि स्पर्म आसानी से इजैकुलेट हो सके, ठीक। अब एक बात ध्यान रखना, स्पर्म भी यहीं से इजैकुलेट होता है, ठीक, और यूरिन भी इसी से इजैकुलेट होता है। तो ये यूरेथ्रा जो होता है ना, ये यूरेथ्रा स्पर्म का भी कॉमन रास्ता, यानी स्पर्म आने का भी कॉमन रास्ता है। स्पर्म बोले तो सीमन, क्योंकि इसके साथ स्पर्म के साथ जब ये सारा का सारा ग्लैंड का अपना सिक्रेशन मिल जाता है तो वो सीमन होता है। तो सीमन आने का रास्ता भी वही है और पेशाब आने का रास्ता भी वही है, यानी यूरिन आने का रास्ता भी वही है और स्पर्म आने का रास्ता भी वही है, यानी कि सीमन आने का रास्ता भी वही है और यूरिन आने का रास्ता भी वही है। यानी कि जो सेक्सुअल फ्लूइड होता है उसको सीमन बोला जाता है। वो सेक्सुअल फ्लूइड आने का रास्ता यानी सीमन का रास्ता भी यूरेथ्रा से ही आएगा, और यूरिन भी आएगा तो यूरेथ्रा से आएगा, यानी कि यूरिन और सीमन का रास्ता एक ही है, यूरेथ्रा। तो इसका मतलब है दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे। अगर यूरिन आएगा तो सीमन कभी नहीं आ सकता, और अगर सीमन आएगा तो चाहे कितनी भी ज्यादा पेशाब लगी हो, ये पेशाब नहीं निकलेगी, ये यूरिन बाहर नहीं निकलेगा,
ठीक है, ये ऑटोमेटिक फंक्शन होता है, यहाँ पर स्पिंचर बंद हो जाता है, यहाँ पर ये अपने आप खुल, अगर सीमन आएगा तो ये खुलेगा, ये स्पिंचर अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, ठीक। और अगर ये आ रहा है तो यहाँ पर ये अपने आप ही बंद हो जाता है, यानी दोनों एक साथ नहीं आते हैं। ये कॉमन रास्ता होता है, ये पेनाइनल यूरेथ्रा जो है कॉमन रास्ता होता है, कॉमन पाथ फॉर इजैकुलेशन। इजैकुलेशन का मतलब होता है, इजैकुलेशन का मतलब होता है सेक्सुअल फ्लूइड बाहर निकालना। इजैकुलेशन एंड मिक्चुरेशन, इजैकुलेशन एंड मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन पता क्या होता है? पेशाब करने को मिक्चुरेशन कहते हैं, ठीक है। यूरिन करने को क्या कहते हैं? मिक्चुरेशन। और इजैकुलेशन क्या कहते हैं? जो सीमन बाहर आता है उस घटना को क्या कहते हैं? इजैकुलेशन। तो इजैकुलेशन और मिक्चुरेशन का जो सेम कॉमन पाथ है वो क्या है? मेल के अंदर यूरेथ्रा है, जबकि फीमेल के अंदर दोनों अलग अलग होते हैं। फीमेल के अंदर सेक्सुअल फ्लूइड आने का अलग रास्ता होता है और यूरिन को आने का अलग रास्ता होता है, ठीक है। वहां पर मैं बताऊंगा, वहां पर दोनों अलग अलग है, लेकिन मेल के अंदर क्या है? एक ही है, ठीक है ना। तो इसको हम यहां पर समझ रहे हैं। और अगर यहां पर थोड़ा सा और अच्छे से यहां पर देखें कि ये टेस्टिस जो है, देखो टेस्टिस क्या है? ये क्या है? एब्डोमिनल कैविटी से बाहर है। ये टेस्टिस क्या है? एब्डोमिनल कैविटी से बाहर है। लेकिन ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर हमें दिख रहे हैं जब बच्चा पैदा हो गया। ये टेस्टिस पहले एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होते हैं, यानी कि पेट में होते हैं, ठीक। वो पेट में कब होते हैं? जब कोई बच्चा अपनी माँ के पेट में है ना, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब उस बच्चे का हो रहा है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कितना होता है ह्यूमन में? 9 मंथ का। तो 9 मंथ तक यानी कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है। तो उस 9 मंथ में से 7 महीने तक का बच्चा अगर हम अंदर देखें, ठीक है, अल्ट्रासाउंड के द्वारा अगर देखें, अंदर देखें, तो उसके जो टेस्टिस होते हैं वो टेस्टिस एब्डोमिन कैविटी के अंदर होते हैं। जैसे बच्चा 8वें महीने का होता है, जैसे बच्चा क्या होता है? 8वें महीने का होता है, उसके टेस्टिस धीरे धीरे एब्डोमिनल कैविटी से डिसेंड करने लग जाते हैं नीचे। कहां? स्क्रोटम में, ठीक है। क्यों डिसेंड करते हैं? क्योंकि इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। गैमेटोजेनेसिस होने के लिए जरूरी है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर अपने पास 35 से 37 डिग्री है ना, तो इस बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा 2-3 डिग्री टेम्परेचर कम टेम्परेचर पे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, यानी स्पर्म बनते हैं। तो इसलिए टेस्टिस डिसेंड हो जाते हैं बर्थ होने से पहले। यानी कि जैसे देखो 9वें महीने में तो बर्थ होगा, लेकिन 9वें महीने से पहले 8वें महीने में क्या हो जाता है? टेस्टिस क्या होते हैं? पेट से नीचे डिसेंड हो जाते हैं। जैसे अगर फीमेल की बात करें तो ओवरी उनके एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होती है ना, तो ऐसे टेस्टिस भी क्या होते हैं? पहले एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे कहां होते हैं टेस्टिस? पेट के अंदर, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होते हैं। वो डिसेंड कब करेंगे? 8वें महीने में। इसका मतलब 7 महीने का जब तक एम्ब्रियो है तब तक उसका जो टेस्टिस है वो कहां रहेगा? अंदर। कहां? अंदर। मां के पेट में तो है ही अंदर, लेकिन वो उसके अंदर होगा, यानी कि उसके एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होगा। तो इस बात को मैं थोड़ा सा यहां पर समझा रहा हूं, ध्यान सुनना, ठीक है। अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि ये मान लीजिए क्या है, ये स्क्रोटम और ये टेस्टिस भी क्या है? यहां पर तुम्हें जैसे एक टेस्टिस दिख रहा है ना, तो ये टेस्टिस भी क्या होता है? पेयर में होता है। टेस्टिस भी क्या होता है? पेयर में। मैंने ऐसे वाला बना रखा है, ऐसे वाला, ठीक है। ये पीछे वाला हिस्सा है, ये पीछे वाला हिस्सा है, ठीक है, और ये आगे वाला हिस्सा है, ठीक है। तो ऐसे बना रहा तो तुम्हें यहां से एक ही दिखेगा, ठीक है। तो इसके बगल में भी क्या होगा? दूसरा टेस्टिस होता है। मैं अब ऐसे में बना देता हूं, ऐसे में, ठीक है, ऐसे में स्क्रोटम बना देते हैं। तो इस तरह से टेस्टिस होता है, इस तरह से टेस्टिकुलर पाउच या स्क्रोटम की अगर बात करें, ठीक है। इसको पीले रंग से बना रहे हैं, इस तरह से। इस तरह से इसको थोड़ा समझना है ना, इस तरह से, ठीक। अब इसके अंदर क्या होता है? पहले जो है, यानी कि जब तक बच्चा क्या होता है? 7 महीने का होता है,
पहले ये क्या बोलेंगे, ये क्या है, अबे ये क्या है, ये दोनों क्या है, स्क्रोटम है, टेस्टिकुलर पाउच, स्क्रोटम यानी टेस्टिकुलर पाउच है, ठीक, इसको क्या बोलेंगे, टेस्टिकुलर पाउच, ठीक। इसके अंदर क्या होंगे, टेस्टिस, पर वो टेस्टिस पहले ही नहीं आते इसके अंदर, पहले टेस्टिस क्या होंगे, इस तरह से एब्डोमिनल कैविटी में, मैंने बोला ये छोटे छोटे हैं, एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं ये, इस तरह से एब्डोमिनल, भाई इसके अंदर क्या होगा, एब्डोमिनल कैविटी होगा ना, इसको मैं जूम करके दिखा रहा हूं यार यहाँ पर, ठीक है, इस वाले हिस्से को, इस वाले हिस्से को मैं क्या कर रहा हूं, जूम करके दिखा रहा हूं, ये एब्डोमिनल कैविटी होगा इस तरह से, ठीक है, ये एब्डोमिनल कैविटी है। तो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है पहले इसको, ये टेस्टिस, टेस्टिस क्या है, पहले एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है, ठीक, इस तरह से टेस्टिस क्या है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, ये टेस्टिस है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, ठीक। पर कब, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब तक बच्चा क्या है, 7 मंथ का है, 7 मंथ तक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जब बच्चा 7 मंथ तक है, तब तक उसके टेस्टिस कहां पर होंगे, एब्डोमिनल कैविटी, ये इनसाइड एब्डोमिनल है, एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, ये एब्डोमिनल कैविटी, तो उसके टेस्टिस क्या होंगे, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होंगे, कब तक, जब तक 7 महीने का है, ठीक। 8वें महीने उसके टेस्टिस क्या करेंगे, 8वें महीने में डिसेंड होने लग जाएंगे, तो जब वो डिसेंड होंगे, तो जिस रास्ते से डिसेंड होंगे, ये जो रास्ता है, ये जो रास्ता है यहां पर, इस रास्ते को ध्यान रखना, ठीक है, इस रास्ते ये डिसेंड होंगे यहां, यानी इस रास्ते ये नीचे आएंगे, ठीक, और ये जो रास्ता है, जिस रास्ते से ये नीचे आ रहे हैं, जैसे मैं ये मान लेता हूं, इसको दूसरे कलर से बना देते हैं इस रास्ते को, ये वाला रास्ता, ये वाला रास्ता, इस रास्ते को कहते हैं बेटा, इस रास्ते को क्या कहते हैं, उसको मैं यहां पर बना रहा हूं तुम्हें, इस रास्ते को या फिर इस ट्यूब को कहते हैं इनग्वाइनल कैनाल या फिर इनग्वाइनल ट्यूब, क्या कहते हैं इसको, इनग्वाइनल, इनग्वाइनल कैनाल, कैनाल मतलब, कैनाल का मतलब क्या होता है, ट्यूब, तो उस इनग्वाइनल कैनाल के थ्रू क्या आते हैं, टेस्टिस डिसेंड होते हैं, कहां पर डिसेंड हो जाते हैं, स्क्रोटम के अंदर, स्क्रोटम के अंदर, पर वो कब डिसेंड होते हैं, जब वो क्या होता है, 8वें मंथ का होता है, 8th मंथ के दौरान, 8th मंथ के दौरान क्या होता है, टेस्टिस डिसेंड हो जाते हैं, कहां पर, स्क्रोटम के अंदर, ठीक है। तो इसको कह लिया इनग्वाइनल कैनाल, इनग्वाइनल कैनाल के रास्ते क्या आता है, 8वें महीने क्या आता है, टेस्टिस डिसेंड हो जाते हैं, कहां पर, स्क्रोटम में। अब एक बात ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है, ये इनग्वाइनल कैनाल बाद में क्या होता है, जैसे ना अडल्ट हो गया या फिर बाद में बुढ़ापे में हो गया, कभी कभी ये इनग्वाइनल क्या होता है, इनग्वाइनल जो कैनाल है, ये ट्यूब है, वो फोल्ड हो जाती है, ठीक, और फोल्ड जब होती है तो यहाँ पेट के रास्ते, जैसे यहाँ पर है ना इस साइड, तो इस साइड क्या हो जाता है, पूरा का पूरा एक फोड़ा टाइप सब दिखने लग जाता है बाहर, जिसको हम कहते हैं इनग्वाइनल हर्निया, ठीक है, क्योंकि ये लपेटने लग जाता है, ये अगर इकट्ठा होने लग गया ना एक जगह पे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, इस तरह से ये कभी कभी क्या होता है, बाद में इकट्ठा होने की संभावना होती है इसकी, पर वैसे होता नहीं है सब में, कभी कभी अगर किसी डिसऑर्डर की वजह से क्या हो गया, किसी कारणवश क्या हो गया, ये इनग्वाइनल कैनाल अगर यहाँ क्या हो गया, इकट्ठा होने लग गया ना, यहाँ इकट्ठा होने लग गया मान लीजिए, तो ये पेट के बीच में नाभि के नीचे जस्ट क्या हो जाएगा, नाभि के अगल बगल क्या हो जाएगा, एक बड़ा सा इस तरह से फोड़ा देखने को मिल जाएगा, मतलब इंटरनल, जब वो अंदर से क्या होगा, कट्ठा होगा, तो फिर वो वहां पर स्वेलन देखने को मिलेगी ना, तो वो स्वेलन किसकी वजह से होती है, इस इनग्वाइनल कैनाल के इकट्ठे होने की वजह से, जिसको हम क्या कहते हैं, इनग्वाइनल हर्निया, क्या कहते हैं उसको, उस वाली कंडीशन को क्या कहते हैं, इनग्वाइनल हर्निया। और हर्निया का मतलब समझते हो, हर्निया कब यूज होता है,
हर्निया का मतलब होता है फोड़ा, बायोलॉजिकल टर्म में हर्निया का मतलब होता है गांठ सी बन जाना, ठीक। और वो गांठ फिर क्या होती है, कभी कभी कैंसरस का रूप ले लेती है, जैसे अंदर कोई गांठ बनी रह गई ना और वो गांठ का प्रॉपर इलाज नहीं हो तो बाद में कैंसरस वाली चीजें हो जाती हैं, वो कैंसर का रूप ले लेती है। तो हर्निया का मतलब होते हैं गांठें, ठीक है। तो वो गांठें जो बनने लग गई वो नसों की वजह से गांठें, मतलब ये नस और इस नस जब आपस में यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है तो इनगोइनल में फिर बड़ा सा तब उसका ऑपरेशन करना पड़ता है, ठीक है ना। अब पता क्या है, कभी कभी मैं बोल रहा हूं, देखो ध्यान से सुनना, 7 महीने तक अगर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में टेस्टिस अंदर है, कहां पर, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, 8वें महीने में डिसेंड होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, 8वें महीने में ये डिसेंड प्रॉपर नहीं हो पाते या फिर डिसेंड नहीं हो पाते। जब बच्चा पैदा हो गया है भाई आदित्य, जैसे मान लीजिए आदित्य पैदा हो गया बच्चा, ठीक। अब डॉक्टर ने देखा कि भाई टच करते हुए इसके थैले खाली रह गए, कहां गए थैले के अंदर का सामान, बोले ये लड़का है कि लड़की, क्या है इसके अंदर, तो थैले के अंदर जो है खाली थैले भेज दिए भगवान ने, थैले के अंदर सामान नहीं भेजा। तो वो सामान कहां रह गया, अरे वो सामान क्या रह गया, एब्डोमिनल कैविटी में रह गया। फिर डॉक्टर इस केस में क्या करते हैं, सर्जरी करके उस बच्चे की टेस्टिस को क्या करते हैं, नीचे डिसेंड करवाते हैं, है ना। कभी कभी ऐसा केसेस देखने को मिलता है बेटा, हर बार नहीं, है ना, मतलब हजारों में एक केस ऐसा देखने को मिलता है। आदित्य तो भी तो हजारों में एक है ना, उसकी मम्मी बोलती है हमारा लड़का हजारों में एक है, तो हजारों में एक मतलब ये डिफरेंस इसके अंदर है, ठीक है। तो डॉक्टर फिर क्या करते हैं, सर्जिकली इसको डिसेंड करवाते हैं टेस्टिस को, कहां पर, इस स्क्रोटम के अंदर। तो उसको पता क्या कहते हैं, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म्स, ठीक है ना। इसको सर्जिकली अगर यहां पर डिसेंड करवाएं, ठीक है, तो उस वाले को क्या कहते हैं, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म्स कहते हैं, है ना। यानी कि सर्जिकली अगर इन टेस्टिस को नीचे डिसेंड करवाएं तो उस घटना को क्या करते हैं, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, ठीक है ना। यानी कि ये किसी कारणवश नीचे नहीं आए तो डॉक्टर क्या करेंगे, इसको सर्जिकली डिसेंड कराएंगे। डॉक्टर क्या करवाएंगे, इसको सर्जिकली डिसेंड, ठीक है। ये लाखों में एक और हजारों में एक में होता है ना, जो माँ और बाप अपने बच्चों को ये बोलते हैं लाखों में एक है, हजारों में एक, तो ऐसी सिचुएशन उनके अंदर देखने को मिलती है, सब में, नॉर्मलों में नहीं देखने को मिलते। बोलते हमारा बच्चा नॉर्मल थोड़ी नहीं है, इंटेलिजेंट है ना, ठीक है, गॉड गिफ्टेड है, तो ऐसा वाला, ठीक है। तो जब अगर सर्जिकली किसको डिसेंड करवाएं, टेस्टिस को अगर डॉक्टर के द्वारा सर्जिकली डिसेंड करवाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म्स, ठीक है ना। तो ये चीजें अपने पास हैं, ये चीजें तो मैं तुम्हें लिखवा दूंगा चलो बाद में, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, ठीक, इस तरह से, ठीक है। अब अगर बात करें, ध्यान से सुनना, ये चीजें तो टेस्टिस डिसेंड करवाने के बारे में सारी चीजें हो गई। अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं कुछ स्पेनिश के रिगार्डिंग बातें, ठीक है, कुछ स्पेनिश के रिगार्डिंग बातें। क्या हो गया बेटा, आदित्य के बारे में इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वो तो लाखों में एक है, ठीक है। अब अगर बात कर रहे हैं इस, देखो यहां तक टेस्टिस और स्क्रोटम की बातें तो हमने कर ली, टेस्टिस और स्क्रोटम की बातें तो कर ली, लेकिन इस पेनिस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। किसी में बेटा पेनिस का जो है सारा माल ताल नहीं होता, भगवान तो सारा माल ताल देते हैं लेकिन वो अपने आप पसंद नहीं होता उनको पूरा, ठीक है। तो उनके डॉक्टर अपने ही धार्मिक स्थलों में बैठे रहते हैं, ठीक है, तो वो करते हैं। यहां पर देखना मैं बात कर रहा हूं कि किसकी, पेनिस की। टेस्टिस को मैंने यहाँ स्क्रोटम तो दिखा दिया, देखो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर वाला पोर्शन मैंने ये स्क्रोटम वगैरह इस तरह से दिखा दिया। अब है पेनिस के बारे में, पेनिस के बारे में अगर पेनिस के बारे में बात करें तो क्या है, इस तरह से हम बात कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर प्रॉपर स्पेस नहीं है, ये पूरा दिखा रहा हूं मैं यहां आगे, ठीक है। अब इसके बाहर क्या होता है, फोर स्किन होती है,
और ये क्या होगा, ये क्या होगा बेटा, पेनाइनल यूरेथ्रा। ठीक है, ये फोरस्किन, पेनाइनल यूरेथ्रा। तो यहां पर कुछ चीजें देखिएगा, ये जो पूरा पूरा का पेनिस का हिस्सा है, यहां पर ये जो सबसे बाहर ये स्किन होती है, इसको कहते हैं फोर स्किन। क्या कहते हैं इसको, फोर स्किन कहते हैं। ठीक, और फिर ये पेनिस पूरा का पूरा तो पेनिस है, लेकिन ये वाला थोड़ा सा आगे से जो ब्रॉड वाला हिस्सा है, इसको कहते हैं ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस, और ये ग्लांस पेनिस क्या होता है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट का हिस्सा होता है। ठीक है, मेल के अंदर ये ग्लांस पेनिस क्या होता है, सेक्सुअलिटी को अपनी चरम सीमा पर पहुंचाता है, यानी कि सेक्सुअल एक्साइटमेंट का हिस्सा ये माना जाता है। ठीक, ये फोरस्किन जो है आगे जाके इस तरह से फोल्ड हो जाती है, और फोरस्किन का काम मैं बताऊंगा क्या होता है फोरस्किन का काम। अब फोरस्किन थोड़ा थोड़ा यहां पर क्या करता है, व्हाइटिश मैटर सिक्रीट करता है यहां, लेकिन ये व्हाइटिश मैटर जो है स्पर्म नहीं है भाई, क्योंकि स्पर्म तो टेस्टिस सिक्रीट करते हैं ना। अरे स्पर्म कौन बनाएगा, टेस्टिस बनाएगा। सीमन कौन बनाएगा, टेस्टिस बनाएगा। लेकिन मैं ये फोरस्किन की बात कर रहा हूं यहां का, ये व्हाइट स्टिकी सब्सटेंस, व्हाइट स्टिकी सब्सटेंस, व्हाइट स्टिकी सब्सटेंस रिलीज करता है फोरस्किन। ठीक है, ग्लू जैसा चिपचिपा पदार्थ। इसको क्या करना पड़ता है, प्रॉपरली क्या करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है। अदरवाइज पता क्या होता है, अगर नहाते हुए इसको प्रॉपरली साफ नहीं करा तो क्या होगा, मान लीजिए इसको साफ ही नहीं करा तो फिर क्या होगा, ये स्टिकी सब्सटेंस है, चिपचिपा पदार्थ है बेटा, तो ये फोरस्किन को क्या करेगा, चिपका देगा। ठीक, यानी कि पूरा अगर चिपका दिया, अगर चिपका दिया या आगे से भी चिपका दिया है भाई क्रिस, तो क्या होगा बेटा, बात की बात तो दूसरी है, अरे इजैकुलेशन की बात तो दूसरी है, स्पर्म को बाहर निकालने की बात तो अलग है। वो जरूरी नहीं है स्पर्म बाहर आना ही चाहिए, लेकिन जो बाहर मेन चीज है, जो बाहर आना चाहिए पेशाब, वो भी बाहर नहीं आएगी बेटा, क्योंकि आगे तो क्या लग गया, ढक्कन लग गया। और ढक्कन किसकी वजह से लगा, ये फोरस्किन फोल्ड है और आगे चिपचिपा पदार्थ भी है। तो ये चिपचिपा पदार्थ अगर इसको प्रॉपरली साफ नहीं किया गया तो ये ढक्कन ये बंद हो जाएगा। ठीक है, और फिर जब बंद हो जाएगा तो फिर क्या आएगी, मेडिकल की जरूरत, मेडिकल यानी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ठीक, फिर डॉक्टर क्या करेगा, फिर छिलेगा बेटा, जैसे कटर से छिलने वाली बात है, ब्लेड से छिलने वाली बात, उसके पास इंस्ट्रूमेंट होगा छिलने का, वो वही सर्जरी है। ठीक है, तो वो छिलेगा फिर। ठीक है, इसलिए इस चीज को प्रॉपरली रखना है। अच्छा, फिर इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, इसका काम होता है प्रोटेक्शन करना। जो सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है वो प्रोटेक्शन करना होता है, कि बाहर से बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। ठीक, बाहर से कोई इन्फेक्शन ना हो, तो ये क्या करता है, पेनिस को कवर करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। यहां पर मैं लिख देता हूं, ये क्या काम कर रहा है, प्रोटेक्शन का काम करता है। ठीक है, कि इन्फेक्शन वगैरह ना हो जो बाहर, अगर मान लीजिए कोई भी अगर हम बात करें यहाँ पर है ना, नॉर्मली जैसे अगर मैं बात करूं कि कोई जैसे खेलता है, मिट्टी में खेल रहा है या फिर कहीं भी इधर उधर, है ना, तो क्या हो सकता है, कुछ इन्फेक्शन हो सकता है ना। अरे बच्चे तुमने देखे होंगे यार, मिट्टी में खेलते हैं, है ना, इधर उधर खेलते हैं, कोई कूड़ा करकट में जा रहा है ना। आइए बेटा बात सर समझ में, जो काम करने वाले हैं वो बहुत ही क्या करते हैं, यानी कि जैसे मिट्टी में चले गए या फिर मान लीजिए नाली साफ करने वाले हैं, तो नाली में तो उतरेगा ही ना, नाली में इतने ज्यादा जम्स वगैरह होंगे। ठीक है, या गटर साफ करने वाला वो तो उतरेगा ही, है ना, या फिर कोई गंदगी साफ करने वाला वो उधर तो जाएगा ही। ठीक है, तो ये चीजें कहने का मतलब है कि ये बाहरी इन्फेक्शन यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है। ठीक है, या फिर माइक्रोबियल इन्फेक्शन से बचाता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम माइक्रोबियल इन्फेक्शन, माइक्रोबियल इन्फेक्शन से बचाता है। लेकिन इसका क्या कोई काम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसका कुछ काम वैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता नहीं। ये तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेन हिस्सा है, पेनिस, ग्लास पेनिस जो है या फिर पेनिस जो है उसको कवर कर रहा है, उसको बचा के रख रहा है। ठीक है, अब अगर बात करें
ये ग्लास पेनिस क्या होता है, ये ग्लास पेनिस काफी इंपॉर्टेंट बात है, ये सेक्सुअल एक्साइटमेंट लेके आता है मेल के अंदर, ठीक है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट, ठीक है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट लेके आएगा किसके अंदर, मेल के अंदर। ऐसे जैसे पता क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब होता है, अगर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में मेल वाला बन रहा होगा, मेल बच्चा बॉयज बन रहा होगा या फिर मेल जेंडर अगर बन रहा होगा, तो जिस हिस्से का यहां पर ग्लास पेनिस बन रहा है और अगर वही फीमेल वाला हिस्सा बन रहा है, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी में वही अगर फीमेल वाला बच्चा डेवलप हो रहा है, तो जो हिस्सा डेवलपमेंट के टाइम पे मेल में ग्लास पेनिस बनाता है जिस वजह से सेक्सुअल एक्साइटमेंट आती है, वही हिस्सा फीमेल में पता क्या बनाता है, क्लाइटोरिस, क्योंकि फीमेल में भी एक हिस्सा क्लाइटोरिस होता है जिस वजह से क्या होता है, फीमेल में भी सेक्सुअल एक्साइटमेंट आती है। यानी कि अगर मेल के इस हिस्से में टच करो तो सेक्सुअल एक्साइटमेंट ज्यादा ही आने लग जाती है। ऐसे फीमेल में भी जो है क्लाइटोरिस होता है, उसी हिस्से पे अगर टच करें तो वो ज्यादा सेक्सुअलिटी एक्साइटमेंट यानी सेक्सुअल एक्साइटमेंट वहां पर ज्यादा देखने को मिलती है। तो ऐसे ही बोला जाता है कि जो हिस्सा, ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि जो हिस्सा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में मेल में ग्लास पेनिस बनाता है, वो हिस्सा फीमेल में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कौन सा वाला है, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। तो वो कौन सा हो जाएगा, क्लाइटोरिस, वो आगे मैं बताऊंगा तुम्हें, ठीक है ना। तो ये सेक्सुअल एक्साइटमेंट का है, ग्लास पेनिस सेक्सुअल एक्साइटमेंट का, ठीक है। ये व्हाइट स्टिकी सब्सटेंस, इसको तो क्या करना है भाई, प्रॉपरली जो है नहाते समय साफ करना है। उसके बाद क्या है कि अब क्या है, ये मैंने बोला फॉर स्किन प्रोटेक्शन का काम कर रहा है माइक्रोबियल इन्फेक्शंस की वजह से। लेकिन कुछ जो धर्म है, जैसे मोमडन धर्म है, वो क्या करते हैं, उनके अपने जो है डॉक्टर बिठाए रहते हैं जगह जगह पर, या फिर घर पे ही डॉक्टर होते हैं, वो इसको पकड़ते हैं और ऐसे खींचते हैं, बेचारा बच्चा चिल्ला रहा है और यहां से इसको खटक से इसको खींचते हैं पहले आगे, इसी किसको, फोर स्किन को, पूरे को नहीं, पूरे को बेटा पूरे को थोड़ी नहीं काटेंगे अपने, उन्होंने वो थोड़ी नहीं करनी है ना, फसाद की जड़ थोड़ी नहीं काटनी, वो केवल बाहर वाले स्किन को काटते हैं और उसको कहा जाता है, उनमें खतना वगैरह कहा जाता है उन लोगों में ये चीजें, ठीक है ना। तो वो क्यों करते हैं, अपने धर्म का ठप्पा लगाने के लिए, है ना भाई। ये चीजें क्या है, अब उनको लगता है कि यार कौन इसको बार बार साफ करे, है ना, बार बार साफ करे, बच्चे ध्यान नहीं रखते इसका, कौन इसको बार बार साफ करे, ऐसा करते हैं एक ही बार में साफ कर देते हैं पूरा काट, ठीक है। पता चला वो उनको भरोसा नहीं है ना कि यार बार बार कौन साफ करे इसे, है ना, कि बच्चे करें ना करें, बाद में फिर जो है इसको छिलाना पड़ेगा, है ना। इससे बढ़िया है इससे पहले ही क्या करें, इसको हमेशा में से गले साफ कर दें। तो फिर अगर वो इसको साफ कर देंगे तो उनका जो ये ग्लास पेनिस वाला हिस्सा है ना, वो फिर ऐसे नंगा दिखने लग जाता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं रहती, है ना। वो ग्लास पेनिस वाला हिस्सा क्या नंगा दिखने लग जाता है, ठीक है। तो उसमें फिर क्या है, उन लोगों को इन्फेक्शन होने के ज्यादातर चांसेस होते हैं वहां पर, ठीक है, क्योंकि वो धर्म के ठप्पे के नाम पे फिर इन्फेक्शन को जन्म देते हैं, ठीक है। तो ये चीजें मैंने बोल दिया। अब ये जो इसके अंदर ये क्या है बेटा, यूरेथ्रा, ठीक है। और ये यूरेथ्रा क्या करवाएगा, ये यूरेथ्रा किसमें हेल्प करवाएगा, इजैकुलेशन, और किसमें हेल्प करेगा ये, अभी किसमें हेल्प करेगा, इजैकुलेशन एंड मिक्चुरेशन, ठीक है बेटा। मिक्चुरेशन मतलब पेशाब को एक्सक्रीट करना। बच्चे पता है क्या सोचते हैं, पेशाब करने को एक्सक्रीशन समझते हैं, एक्सक्रीशन पेशाब करना नहीं, पसीना बाहर आ रहा है ये भी एक्सक्रीशन है। लीवर से बिलिरुबिन नाम के पीले पदार्थ निकल रहे हैं, वो भी एक्सक्रीशन है। आंखों से आंसू आ रहे हैं, वो भी एक्सक्रीशन है। नाक से जो भी आ रहा है वो भी एक्सक्रीशन है, ठीक है। त्वचा से पसीना आ रहा है वो भी एक्सक्रीशन है, ठीक। मेन पेशाब बाहर आ रही वो भी एक्सक्रीशन है, ठीक है। तो वो एक्सक्रीशन हम सबको बोल रहे हैं ना, एक्सक्रीशन तो सबको बोल रहे हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर चीज को कि पेशाब बाहर आना, मान लीजिए एक्सक्रीशन का सबसे मेजर पार्ट जो है पेशाब बाहर आना ही वही मेजर पार्ट है, लेकिन उस पर्टिकुलर को यानी पेशाब बाहर अगर आएगा तो उस चीज को हम क्या कहेंगे, मिक्चुरेशन। इसका टर्म्स क्या है, मिक्चुरेशन। और अगर सेक्सुअल फ्लूइड बाहर आ रहा है, सीमन अगर आ रहा है, सीमन को क्या कहते हैं, सेक्सुअल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। सीमन को क्या कहते हैं, सेक्सुअल फ्लूइड। सेक्सुअल फ्लूइड अगर बाहर आ रहा है, इजैकुलेशन किसको कह रहे हैं, पर्टिकुलर इजैकुलेशन किसको कह रहे हैं, अगर सीमन
यानी सेक्सुअल फ्लूइड अगर बाहर आ रहा है तो उसको हमने क्या कह दिया, उसको क्या कह दिया भाई, ठीक है। और मिक्सचरेशन कैसे कह रहे हैं, जब यूरिन आ रहा है बाहर तो उसको क्या कह रहे हैं, मिक्सचरेशन। आई बात समझ में? तो इतनी चीजें हम आज के लिए देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे बाद में। इतनी चीजें देख लो पहले सारे की सारी सुनो।